नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और आज हम जानेंगे प्राचीन भारत के प्रमुख ऐतिहासिक प्रमाण। दोस्तों, जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो हमारे मन में कई सवाल आते हैं। उस समय के लोग कैसे रहते थे, उनका शासन कैसा था, उनकी अर्थव्यवस्था, धर्म और समाज की संरचना कैसी थी। चूंकि उस समय आज की तरह कैमरे, अखबार या डिजिटल रिकॉर्ड नहीं थे, इसलिए इतिहासकारों को अतीत को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। इन्हीं स्रोतों को हम ऐतिहासिक प्रमाण कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हमें साहित्यिक ग्रंथों, विदेशी यात्रियों के विवरणों, पुरातात्विक खुदाइयों, अभिलेखों और सिक्कों जैसी सामग्रियों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए वेदों में से ऋग्वेद हमें वैदिक काल की सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। वहीं मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके लेखक कौटिल्य थे। इसी प्रकार सम्राट अशोक के शिलालेख हमें उनकी नीतियों और धम्म के प्रचार की जानकारी देते हैं, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से सिंधु सभ्यता की उन्नत नगर व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। इन सभी स्रोतों को जोड़कर ही इतिहासकार प्राचीन भारत की एक स्पष्ट और प्रामाणिक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। तो आइए अब विस्तार से समझते हैं कि ये प्रमुख ऐतिहासिक प्रमाण कौन-कौन से हैं और इनका हमारे इतिहास लेखन में क्या महत्व है। आखिर हमें कैसे पता चलता है कि हजारों साल पहले क्या हुआ था, राजा कौन थे, युद्ध कब हुए, समाज कैसा था। दोस्तों, ये जानना आसान नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में न तो आज की तरह लिखित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की आधुनिक व्यवस्था थी और न ही तकनीकी साधन। फिर भी इतिहासकार विभिन्न प्रमाणों के आधार पर अतीत की घटनाओं को समझते और जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए ऋग्वेद जैसे ग्रंथों से हमें वैदिक समाज की संरचना, जीवन शैली और धार्मिक परंपराओं की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार मौर्य काल के बारे में जानने के लिए अर्थशास्त्र और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। इतना ही नहीं, सम्राट अशोक के शिलालेख हमें उनके शासन, नीतियों और धम्म के प्रचार की स्पष्ट जानकारी देते हैं। वहीं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें हजारों साल पुरानी सभ्यता की नगर व्यवस्था, व्यापार और सामाजिक जीवन के प्रमाण मिलते हैं। इन सभी स्रोतों को मिलाकर इतिहासकार ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उस समय का समाज कैसा था, शासन प्रणाली कैसी थी और कौन-कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यानी अतीत की कहानी केवल कल्पना नहीं, बल्कि ठोस प्रमाणों और शोध पर आधारित होती है। इन सभी सवालों के जवाब मिलते हैं ऐतिहासिक प्रमाणों से। तो आइए इसे 5 महत्वपूर्ण भागों में समझते हैं। दोस्तों, इतिहास केवल सुनाई गई कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये ठोस प्रमाणों और शोध पर आधारित एक व्यवस्थित अध्ययन है। जब इतिहासकार किसी घटना या कालखंड का विश्लेषण करते हैं, तो वे विभिन्न स्रोतों की तुलना करते हैं, उनके बीच समानताएं और भिन्नताएं खोजते हैं और फिर एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। यही कारण है कि प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए हमें अलग-अलग प्रकार के प्रमाणों का सहारा लेना पड़ता है। इन प्रमाणों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है: साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक प्रमाण, अभिलेख और सिक्के। उदाहरण के लिए ऋग्वेद जैसे ग्रंथ हमें वैदिक समाज की धार्मिक मान्यताओं, राजनीतिक संरचना और सामाजिक जीवन की जानकारी देते हैं। इसी प्रकार महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य उस समय की संस्कृति, आदर्शों और शासन व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करते हैं। सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि लौकिक साहित्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे अर्थशास्त्र हमें मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था और कूटनीति की विस्तृत जानकारी देता है। इन ग्रंथों के माध्यम से इतिहासकार उस समय की परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं और प्राचीन भारत की एक व्यवस्थित ऐतिहासिक तस्वीर तैयार करते हैं। धार्मिक साहित्य। प्राचीन भारत के धार्मिक साहित्य में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण स्थान वेदों का है। वेदों को भारतीय सभ्यता की आधारशिला माना जाता है। इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें देवताओं की स्तुतियां, मंत्र और उस समय के समाज की झलक मिलती है। इससे हमें वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था, जनजातीय जीवन, स्त्रियों की स्थिति और आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में यज्ञों की विधियों और कर्म कांडों का वर्णन है, जो उस समय की धार्मिक परंपराओं को दर्शाता है।
सामवेद मुख्यतः संगीत और गायन से संबंधित है, जिससे हमें वैदिक काल की सांस्कृतिक उन्नति का पता चलता है। वहीं अथर्ववेद में लोक जीवन, चिकित्सा, जादू टोना और सामाजिक मान्यताओं का उल्लेख मिलता है, जो सामान्य जनता के जीवन को समझने में सहायक है। इन चारों वेदों के माध्यम से इतिहासकार वैदिक समाज की धार्मिक आस्थाओं, सामाजिक संरचना और जीवन पद्धति को समझते हैं। इस प्रकार धार्मिक साहित्य प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक आधार माना जाता है। उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के बाद वैदिक साहित्य में उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक विचारों को स्पष्ट करते हैं, बल्कि उस समय के समाज, दर्शन और जीवन दृष्टि को भी समझने में मदद करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की व्याख्या के रूप में लिखे गए थे। इनमें यज्ञों की विधि, कर्मकांड, पुरोहितों की भूमिका और धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार से वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ पद्धति और वैदिक परंपराओं का विस्तृत विवरण है। इन ग्रंथों से हमें यह भी पता चलता है कि उस समय समाज में ब्राह्मणों का स्थान कितना महत्वपूर्ण था और धार्मिक कर्मकांड किस प्रकार सामाजिक जीवन से जुड़े हुए थे। वहीं उपनिषद वैदिक साहित्य का दार्शनिक भाग माने जाते हैं। इनमें आत्मा, ब्रह्म, जीवन और मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों पर चिंतन किया गया है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में आध्यात्मिक ज्ञान और तत्व चिंतन का गहरा वर्णन मिलता है। उपनिषदों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि वैदिक समाज केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं था, बल्कि वो उच्च स्तर के दार्शनिक विचारों और ज्ञान की खोज में भी अग्रसर था। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ हमें धार्मिक व्यवहार और सामाजिक संरचना की जानकारी देते हैं, जबकि उपनिषद उस समय की बौद्धिक और दार्शनिक प्रगति को दर्शाते हैं। बौद्ध ग्रंथ। त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक का विशेष महत्व है। त्रिपिटक का अर्थ है 3 पिटारे या 3 भाग। यह बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश, संघ के नियम और दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित है: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचरण तथा संघ के नियमों का वर्णन है, जिससे उस समय की धार्मिक अनुशासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेश और संवाद संकलित हैं, जो तत्कालीन समाज, नैतिक मूल्यों और जीवन दृष्टि को दर्शाते हैं। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का विस्तृत वर्णन मिलता है। त्रिपिटक के माध्यम से इतिहासकारों को न केवल बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है, बल्कि उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों का भी पता चलता है। ये ग्रंथ विशेष रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत की स्थिति को समझने में अत्यंत सहायक है। इस प्रकार त्रिपिटक प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। जैन ग्रंथ। आगम। जैन धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों को आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ है जो ज्ञान परंपरा से प्राप्त हुआ हो। इन ग्रंथों में जैन तीर्थंकरों, विशेषकर महावीर के उपदेश, सिद्धांत और आचार विचार का विस्तृत वर्णन मिलता है। आगम ग्रंथों में धर्म, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और तपस्या जैसे मूल सिद्धांतों पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही इनमें उस समय के समाज, व्यापारिक गतिविधियों, नगर जीवन और धार्मिक संगठन की भी झलक मिलती है। जैन साहित्य से ये पता चलता है कि प्राचीन भारत में वैचारिक विविधता थी और विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के बीच संवाद और सह अस्तित्व की परंपरा मौजूद थी। इतिहासकारों के लिए आगम ग्रंथ केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक सुधार आंदोलनों और उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को समझने में मदद मिलती है। इस प्रकार जैन आगम प्राचीन भारत के इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण आधार है। इन ग्रंथों से हमें उस समय की धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक जानकारी मिलती है। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथ केवल पूजा पाठ या धार्मिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वे उस समय के जीवन का व्यापक चित्र प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में वर्णित सभाओं और समितियों से हमें प्रारंभिक राजनैतिक संस्थाओं की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन प्रशासन, कर व्यवस्था और कूटनीति की स्पष्ट झलक मिलती है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक और जैन आगम से उस समय के सामाजिक सुधार आंदोलनों,
अहिंसा और नैतिक मूल्यों की जानकारी प्राप्त होती है। इन ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा प्रणाली, व्यापार और नगर जीवन का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार ये साहित्यिक स्रोत इतिहासकारों के लिए केवल धार्मिक दस्तावेज नहीं, बल्कि उस युग की सामाजिक संरचना, राजनैतिक व्यवस्था और सांस्कृतिक विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इन्हीं के आधार पर प्राचीन भारत की ऐतिहासिक तस्वीर को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। लौकिक साहित्य। धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त प्राचीन भारत में लौकिक साहित्य भी इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। लौकिक साहित्य से आशय उन ग्रंथों से है जो धर्म के बजाय शासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और प्रशासन से संबंधित विषयों पर आधारित हैं। ये ग्रंथ हमें तत्कालीन राज्य व्यवस्था और व्यावहारिक जीवन की वास्तविक तस्वीर प्रदान करते हैं। इस संदर्भ में अर्थशास्त्र का विशेष महत्व है, जिसके लेखक कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, थे। ये ग्रंथ मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें राजा के कर्तव्य, मंत्री परिषद की संरचना, न्याय व्यवस्था, कर प्रणाली, गुप्तचर तंत्र, सैन्य संगठन और विदेश नीति जैसे विषयों का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र से हमें ये भी पता चलता है कि प्राचीन भारत में प्रशासन अत्यंत सुव्यवस्थित और संगठित था। राज्य की आय के स्रोत, व्यापारिक नियंत्रण, कृषि व्यवस्था और दंड नीति का जो विवरण इस ग्रंथ में मिलता है, वो इतिहासकारों के लिए अत्यंत मूल्यवान है। इस प्रकार लौकिक साहित्य, विशेषकर अर्थशास्त्र, प्राचीन भारत की राजनीतिक और आर्थिक संरचना को समझने का एक सशक्त और प्रामाणिक आधार है। राजतरंगिणी। लेखक कल्हण। लौकिक साहित्य में राजतरंगिणी का विशेष स्थान है। इसके लेखक कल्हण थे, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की। राजतरंगिणी का अर्थ है राजाओं की तरंगों, अर्थात क्रमबद्ध श्रृंखला का वर्णन। ये ग्रंथ मुख्य रूप से कश्मीर के राजाओं का इतिहास प्रस्तुत करता है। राजतरंगिणी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें घटनाओं को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। कल्हण ने अपने विवरण को प्रामाणिक बनाने के लिए पुराने अभिलेखों, शिलालेखों, सिक्कों और लोक परंपराओं का सहारा लिया। इसलिए इसे प्राचीन भारत की पहली व्यवस्थित ऐतिहासिक रचनाओं में से एक माना जाता है। इस ग्रंथ से हमें कश्मीर की राजनीतिक परिस्थितियों, राजवंशों के उत्थान पतन, प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथ ही ये भी स्पष्ट होता है कि भारत में इतिहास लेखन की परंपरा केवल धार्मिक कथाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि राजनीतिक घटनाओं को भी दर्ज करने का प्रयास किया जाता था। इस प्रकार राजतरंगिणी प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इतिहासकारों के लिए एक विश्वसनीय स्रोत मानी जाती है। ये ग्रंथ प्रशासन, अर्थव्यवस्था और राजाओं के इतिहास की जानकारी देते हैं। दोस्तों, लौकिक साहित्य के माध्यम से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था कितनी संगठित और सुव्यवस्थित थी। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में राज्य के विभिन्न विभागों, कर वसूली की प्रणाली, न्याय व्यवस्था, दंड नीति और गुप्तचर तंत्र का विस्तार से वर्णन मिलता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि उस समय प्रशासन केवल राजा की इच्छा पर नहीं, बल्कि नियमों और नीतियों पर आधारित था। इसी प्रकार राजतरंगिणी जैसे ग्रंथों से हमें विभिन्न राजाओं के शासनकाल, उनके कार्यों, युद्धों और राजनीतिक उतार चढ़ाव की जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों में आर्थिक गतिविधियों जैसे व्यापार, कृषि, राजस्व और बाजार व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है, जिससे उस समय की आर्थिक संरचना को समझा जा सकता है। इस प्रकार ये साहित्यिक स्रोत केवल कथाएं नहीं हैं, बल्कि वे प्राचीन भारत की राजनैतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और राजसत्ता की कार्यप्रणाली को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक आधार प्रदान करते हैं। भारत आए विदेशी यात्रियों ने यहाँ की स्थिति का विस्तृत और प्रत्यक्ष वर्णन किया। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में विदेशी यात्रियों के विवरण अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि वे यहाँ के समाज और शासन को एक बाहरी दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने मौर्य काल के दौरान भारत आकर अपने ग्रंथ इंडिका में यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक वर्गीकरण, नगर जीवन और आर्थिक गतिविधियों का वर्णन किया।
उनके विवरण से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसी प्रकार चीनी यात्री फाहियान और हुएनसांग भारत आए और उन्होंने यहाँ के बौद्ध धर्म, शिक्षा प्रणाली, सामाजिक जीवन तथा राजकीय व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। हुएनसांग ने विशेष रूप से नालंदा विश्वविद्यालय की महान शिक्षा परंपरा का उल्लेख किया, जिससे उस समय भारत की बौद्धिक उन्नति का पता चलता है। इन विदेशी यात्रियों के विवरण इतिहासकारों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे उस समय की परिस्थितियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रस्तुत करते हैं और भारतीय स्रोतों की जानकारी की पुष्टि करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार विदेशी यात्रियों के वृत्तांत प्राचीन भारत के इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय माध्यम है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वह लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आया और कुछ समय तक पाटलिपुत्र में रहा। अपने प्रवास के दौरान उसने भारत की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का गहराई से अध्ययन किया। मेगस्थनीज ने अपने अनुभवों को इंडिका नामक ग्रंथ में लिखा। इस पुस्तक में उसने मौर्यकालीन प्रशासन, नगर व्यवस्था, सेना, कृषि प्रणाली, व्यापार, समाज की वर्ग व्यवस्था तथा लोगों की जीवन शैली का विस्तृत वर्णन किया है। उसने पाटलिपुत्र नगर की विशालता और सुव्यवस्थित योजना की विशेष प्रशंसा की। हालांकि उसके कुछ विवरणों में अतिशयोक्ति भी पाई जाती है, फिर भी इतिहासकार उसके लेखन को अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। मेगस्थनीज का वर्णन मौर्यकालीन भारत की प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक संरचना को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार वो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत है। पुस्तक इंडिका प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत माना जाता है। ये ग्रंथ यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया था, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इस पुस्तक में उसने अपने भारत प्रवास के अनुभवों और अवलोकनों को विस्तार से प्रस्तुत किया। इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, समाज की संरचना, नगरों की योजना, कृषि प्रणाली, व्यापार, सेना और लोगों की जीवन शैली का वर्णन मिलता है। मेगस्थनीज ने विशेष रूप से पाटलिपुत्र नगर की सुव्यवस्थित संरचना, किलेबंदी और प्रशासनिक दक्षता की प्रशंसा की है। उसने भारतीय समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित बताया और यहाँ की न्याय व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था का भी उल्लेख किया। हालांकि इंडिका की मूल प्रति आज उपलब्ध नहीं है और इसकी जानकारी हमें बाद के यूनानी रोमन लेखकों के उद्धरणों से मिलती है, फिर भी ये ग्रंथ मौर्यकालीन भारत को समझने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। इस प्रकार इंडिका प्राचीन भारत के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाला एक प्रमुख विदेशी विवरण है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। दोस्तों, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब मौर्य साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था, उसी समय यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। उस समय भारत और यूनानी साम्राज्य के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हो चुके थे। मेगस्थनीज कुछ समय तक मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र में रहा और उसने वहां की शासन व्यवस्था, सामाजिक जीवन, सेना और प्रशासन का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। उसके वर्णनों से यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन अत्यंत संगठित और प्रभावशाली था। नगर प्रशासन, न्याय व्यवस्था, कर प्रणाली और सैन्य संगठन सुव्यवस्थित थे। इस प्रकार मेगस्थनीज का भारत आगमन केवल एक राजनयिक घटना नहीं था, बल्कि उसने मौर्यकालीन भारत की ऐतिहासिक जानकारी को विश्व तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीनी यात्री फाहियान एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री था जो 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया। वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों और तीर्थ स्थलों की खोज के उद्देश्य से भारत पहुंचा। उस समय भारत में गुप्त वंश का शासन था, विशेषकर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का काल चल रहा था। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक स्थिति का विस्तार से वर्णन किया। उसने यहाँ के लोगों की सादगी, नैतिकता और धार्मिक सहिष्णुता की प्रशंसा की। उसके विवरण से पता चलता है कि उस समय बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव था और अनेक मठ एवं शिक्षण केंद्र सक्रिय थे। फाहियान के लेखन से गुप्तकालीन भारत की शांति, सुव्यवस्थित शासन और समृद्धि का चित्र सामने आता है। इस प्रकार उसका यात्रा वृत्तांत प्राचीन भारत के इतिहास, विशेषकर गुप्त काल की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चीनी यात्री
हुएनसांग 7वीं शताब्दी ईस्वी का प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री था जो भारत में बौद्ध धर्म के गहन अध्ययन के उद्देश्य से आया था। वो लगभग 630 ईस्वी के आसपास भारत पहुंचा और कई वर्षों तक यहां रहा। उस समय उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन था। हुएनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में भारत की राजनैतिक स्थिति, प्रशासन, सामाजिक जीवन, शिक्षा व्यवस्था और धार्मिक परिस्थितियों का विस्तार से वर्णन किया। उसने विशेष रूप से नालंदा विश्वविद्यालय की प्रशंसा की और वहां की उच्च शिक्षा प्रणाली, विशाल पुस्तकालय और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की उपस्थिति का उल्लेख किया। उसके विवरण से यह स्पष्ट होता है कि उस समय भारत ज्ञान और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। साथ ही उसने विभिन्न राज्यों की स्थिति, बौद्ध और ब्राह्मण धर्म के संबंध तथा जनता के जीवन स्तर का भी वर्णन किया। इस प्रकार हुएनसांग का यात्रा वृतांत 7वीं शताब्दी के भारत को समझने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। इनके विवरणों से हमें मौर्य और गुप्त काल की प्रशासनिक व सामाजिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के विवरण से मौर्यकालीन शासन की संरचना, नगर प्रशासन, सेना की व्यवस्था, कर प्रणाली और सामाजिक वर्गों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है। उसके वर्णन से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रशासन अत्यंत संगठित था और राज्य के विभिन्न विभाग सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करते थे। इसी प्रकार चीनी यात्रियों फाहियान और हुएनसांग के लेखन से गुप्तकालीन समाज की शांति, समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता और शिक्षा व्यवस्था का चित्र सामने आता है। उनके विवरणों से यह भी ज्ञात होता है कि उस समय नगरों में व्यापारिक गतिविधियां सक्रिय थीं और शिक्षा के केंद्र विश्व प्रसिद्ध थे। इस प्रकार विदेशी यात्रियों के वृत्तांत इतिहासकारों के लिए अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि वे मौर्य और गुप्त काल की राजनैतिक स्थिरता, सामाजिक संरचना और प्रशासनिक दक्षता को समझने में महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करते हैं। ये प्रमाण जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इन्हें पुरातात्विक प्रमाण कहा जाता है। जब इतिहासकार और पुरातत्वविद किसी प्राचीन स्थल की खुदाई करते हैं तो वहां से भवनों के अवशेष, मिट्टी के बर्तन, औजार, मूर्तियां, आभूषण, सिक्के और कंकाल जैसी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ये सभी वस्तुएं उस समय के लोगों के जीवन, रहन सहन, खान पान, व्यापार और तकनीकी ज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिली पक्की ईंटों की इमारतें, नालियों की सुव्यवस्थित व्यवस्था और अनाज भंडार ये दर्शाते हैं कि सिंधु सभ्यता अत्यंत विकसित और संगठित थी। पुरातात्विक प्रमाणों की विशेषता ये है कि ये प्रत्यक्ष और भौतिक साक्ष्य होते हैं, जिन पर कल्पना की गुंजाइश कम होती है। इन्हीं के आधार पर इतिहासकार प्राचीन सभ्यताओं की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार जमीन के अंदर से प्राप्त प्रमाण हमारे अतीत को समझने का एक अत्यंत विश्वसनीय माध्यम है। खुदाई से मिले नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर थे। इन नगरों की खोज ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी, क्योंकि इससे ये सिद्ध हुआ कि लगभग 2500 ईसा पूर्व भारत में एक अत्यंत विकसित शहरी सभ्यता मौजूद थी। इन नगरों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सुव्यवस्थित नगर योजना थी। पक्की ईंटों से बने मकान, चौनी सड़कों का जाल, सुनियोजित जल निकासी प्रणाली और अनाज भंडार इस बात का प्रमाण है कि वहाँ के लोग उन्नत तकनीकी ज्ञान रखते थे। मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध महान स्नानागार उस समय की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को दर्शाता है। इन खुदाइयों से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, मोहरें, आभूषण और औजार ये संकेत देते हैं कि उस समय व्यापारिक गतिविधियां भी विकसित थीं और संभवतः विदेशी क्षेत्रों से संपर्क था। इस प्रकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर प्राचीन भारत की समृद्ध और संगठित सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। मूर्तियां, औजार, मिट्टी के बर्तन। पुरातात्विक खुदाई में प्राप्त मूर्तियां, औजार और मिट्टी के बर्तन प्राचीन भारत के दैनिक जीवन और सांस्कृतिक विकास के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। ये वस्तुएं हमें उस समय के लोगों की कला, तकनीक, व्यवसाय और जीवन शैली के बारे में स्पष्ट जानकारी देती हैं। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो से मिली कांस्य की नर्तकी मूर्ति उस समय की उन्नत धातु कला और कलात्मक अभिरुचि को दर्शाती है। इसी प्रकार हड़प्पा से प्राप्त मोहरें और औजार व्यापार, लेखन प्रणाली और शिल्प कला के विकास का संकेत देते हैं। मिट्टी के बर्तनों की बनावट और उन पर बने चित्र ये बताते हैं कि लोग भोजन भंडारण, पकाने और व्यापार के लिए व्यवस्थित साधनों का उपयोग करते थे। पत्थर और धातु के औजार कृषि, शिकार और निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होते थे, जिससे उस समय की आर्थिक गतिविधियों का अंदाजा लगता है। इस प्रकार ये भौतिक वस्तुएं केवल साधारण अवशेष नहीं हैं, बल्कि प्राचीन समाज की तकनीकी दक्षता, कला और आर्थिक संरचना के जीवंत प्रमाण हैं।
कंकाल और प्राचीन आवास। पुरातात्विक खुदाई में मिले कंकाल और प्राचीन आवास भी इतिहास के महत्वपूर्ण प्रमाण माने जाते हैं। कंकालों के अध्ययन से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को उस समय के लोगों की आयु, स्वास्थ्य, खानपान, बीमारियों और जीवन स्तर के बारे में जानकारी मिलती है। इससे ये पता चलता है कि लोग किस प्रकार का भोजन करते थे, उनका शारीरिक गठन कैसा था और वे किन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करते थे। इसी प्रकार प्राचीन आवासों के अवशेष उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों से बने मकान, आंगन, कुएं और सुनियोजित जल निकासी प्रणाली मिली है। इससे स्पष्ट होता है कि वहां के लोग सुव्यवस्थित और उन्नत शहरी जीवन जीते थे। घर के आकार और संरचना से यह भी अनुमान लगाया जाता है कि समाज में आर्थिक अंतर मौजूद था या नहीं। इस प्रकार कंकाल और आवासों के अवशेष हमें प्राचीन समाज की वास्तविक जीवन शैली और सामाजिक संरचना को समझने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। इनसे हमें सिंधु सभ्यता और प्राचीन जीवन शैली की सटीक जानकारी मिलती है। पुरातात्विक खुदाइयों से प्राप्त भवनों के अवशेष, नालियों की व्यवस्था, अनाज भंडार, मोहरें, औजार और कंकाल ये सिद्ध करते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अत्यंत सुव्यवस्थित और विकसित थे। इन प्रमाणों से ये स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग नगर योजना, जल प्रबंधन और निर्माण कला में निपुण थे। मिट्टी के बर्तनों और आभूषणों से उनके दैनिक जीवन, पहनावे और कला प्रेम का पता चलता है, जबकि मोहरों और व्यापारिक वस्तुओं से ये संकेत मिलता है कि उनका विदेशी क्षेत्रों से भी संपर्क था। कंकालों के अध्ययन से उनके स्वास्थ्य और खानपान की जानकारी मिलती है। इस प्रकार ये भौतिक प्रमाण केवल अवशेष नहीं है, बल्कि वे हमें ये समझने में सहायता करते हैं कि हजारों वर्ष पहले लोग किस प्रकार रहते थे, उनका समाज कितना संगठित था और उनकी जीवन शैली कितनी उन्नत थी। यही कारण है कि सिंधु सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम और विकसित सभ्यताओं में गिना जाता है। राजाओं द्वारा पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए गए लेखों को अभिलेख या शिलालेख कहा जाता है। दोस्तों, प्राचीन काल में जब कागज और मुद्रण की सुविधा नहीं थी, तब राजा अपने आदेश, नीतियां और महत्वपूर्ण घोषणाएं पत्थरों, गुफाओं और स्तंभों पर खुदवाते थे ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें। ये अभिलेख उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक नीतियों, दंड व्यवस्था और जन कल्याण कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए अशोक के शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। इनमें उनके धम्म संबंधी विचार, प्रजा के प्रति दया, अहिंसा की भावना और नैतिक उपदेशों का उल्लेख मिलता है। इन अभिलेखों से हमें मौर्यकालीन शासन प्रणाली और सामाजिक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। अभिलेखों की विशेषता ये है कि ये समकालीन और आधिकारिक दस्तावेज होते हैं, इसीलिए इतिहासकार इन्हें अत्यंत विश्वसनीय स्रोत मानते हैं। इस प्रकार पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए गए लेख प्राचीन भारत के इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक माध्यम है। सबसे प्रसिद्ध हैं अशोक के शिलालेख। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में अपने आदेश, नीतियां और धम्म से संबंधित संदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए थे। ये शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उनका साम्राज्य कितना विशाल था। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे ताकि सामान्य जनता भी उन्हें समझ सके। इन शिलालेखों में प्रजा के प्रति दया, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, पशु हत्या पर नियंत्रण और नैतिक आचरण जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया है। इससे ये पता चलता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़कर धम्म और शांति की नीति अपनाई। इतिहासकारों के लिए अशोक के शिलालेख अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये समकालीन और आधिकारिक अभिलेख हैं। इनके माध्यम से मौर्यकालीन प्रशासन, धर्मनीति और सामाजिक परिस्थितियों की सटीक जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार अशोक के शिलालेख प्राचीन भारत के इतिहास का एक अमूल्य और विश्वसनीय स्रोत हैं। इन अभिलेखों से हमें प्रशासन, धर्मनीति और जन कल्याण की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। राजाओं द्वारा जारी किए गए शिलालेख केवल धार्मिक उपदेश नहीं थे, बल्कि वे शासन की नीतियों और व्यवस्थाओं का सार्वजनिक घोषणा पत्र भी थे। उदाहरण के लिए अशोक के अभिलेखों से ये स्पष्ट होता है कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था संगठित थी और अधिकारी जनता के कल्याण के लिए नियुक्त किए गए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया है, जो लोगों की नैतिक उन्नति और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का कार्य करते थे। अभिलेखों से हमें प्रशासन, धर्मनीति और जन कल्याण की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। राजाओं द्वारा जारी किए गए शिलालेख केवल धार्मिक उपदेश नहीं थे, बल्कि वे शासन की नीतियों और व्यवस्थाओं का सार्वजनिक घोषणा पत्र भी थे। उदाहरण के लिए अशोक के अभिलेखों से ये स्पष्ट होता है कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था संगठित थी और अधिकारी जनता के कल्याण के लिए नियुक्त किए गए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया है, जो लोगों की नैतिक उन्नति और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का कार्य करते थे। इन शिलालेखों में धार्मिक सहिष्णुता, सभी संप्रदायों के प्रति सम्मान, पशु हत्या में कमी, चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था और यात्रियों के लिए विश्राम गृहों के निर्माण जैसी जन कल्याणकारी नीतियों का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि शासन केवल कर वसूली तक सीमित नहीं था, बल्कि जनता के नैतिक और सामाजिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता था।
इस प्रकार अभिलेख इतिहासकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्योंकि वे तत्कालीन शासन की नीतियों और समाज की वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। सिक्कों से हमें आर्थिक और राजनैतिक जानकारी मिलती है। दोस्तों, प्राचीन काल में सिक्के केवल लेन देन का माध्यम नहीं थे, बल्कि वे उस समय की सत्ता और अर्थव्यवस्था के प्रतीक भी थे। सिक्कों पर अंकित राजा का नाम, उपाधि, चित्र और प्रतीक चिन्ह ये बताते हैं कि उस क्षेत्र पर किस शासक का अधिकार था। इससे हमें विभिन्न राजवंशों के शासनकाल और उनके प्रभाव क्षेत्र की जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए, कनिष्क के सिक्कों पर विभिन्न देवताओं की आकृतियां मिलती हैं, जिससे उनके धार्मिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक विविधता का पता चलता है। इसी प्रकार समुद्रगुप्त के स्वर्ण सिक्के गुप्तकालीन समृद्धि और आर्थिक शक्ति को दर्शाते हैं। सिक्कों की धातु, सोना, चांदी, तांबा, उनका वजन और आकार उस समय की आर्थिक स्थिति और व्यापारिक गतिविधियों का संकेत देते हैं। यदि किसी क्षेत्र में विदेशी सिक्के मिलते हैं तो ये बाहरी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमाण होता है। इस प्रकार सिक्के प्राचीन भारत की राजनीतिक सत्ता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संपर्कों को समझने का एक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक स्रोत हैं। विभिन्न राजाओं के नाम भी हमें प्राचीन इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। दोस्तों, जब किसी सिक्के या अभिलेख पर राजा का नाम अंकित मिलता है तो उससे उस समय के शासक की पहचान स्पष्ट हो जाती है। इससे इतिहासकार ये निर्धारित कर पाते हैं कि किस क्षेत्र पर किस राजा का शासन था और उसका शासनकाल लगभग कब रहा होगा। उदाहरण के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और समुद्रगुप्त जैसे शासकों के नाम विभिन्न अभिलेखों और सिक्कों पर मिलते हैं, जिससे उनके साम्राज्य और प्रभाव क्षेत्र की पुष्टि होती है। कई बार ऐसे सिक्के भी मिलते हैं जिनसे किसी अज्ञात या कम प्रसिद्ध शासक के अस्तित्व का पता चलता है। इस प्रकार राजाओं के नाम इतिहास की कड़ियों को जोड़ने में सहायता करते हैं और राजवंशों के क्रम तथा राजनीतिक घटनाओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शासनकाल से हमें ये जानने में सहायता मिलती है कि किसी राजा ने कितने समय तक शासन किया और उसके समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। जब किसी शासक का नाम अभिलेखों, सिक्कों या ग्रंथों में तिथि के साथ मिलता है तो इतिहासकार उस आधार पर उसके शासन की समय सीमा निर्धारित करते हैं। इससे विभिन्न राजाओं के शासन का क्रम यानी क्रोनोलॉजी तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए, अशोक के शिलालेखों से उनके शासनकाल और कलिंग युद्ध के बाद हुए परिवर्तन की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार समुद्रगुप्त के अभिलेखों और सिक्कों से उनके विजयों और साम्राज्य विस्तार का समय ज्ञात होता है। शासनकाल की जानकारी से ये समझने में भी मदद मिलती है कि किसी काल में राजनीतिक स्थिरता थी या बार बार सत्ता परिवर्तन हो रहे थे। इस प्रकार शासनकाल इतिहास की समय रेखा को स्पष्ट करने और घटनाओं को सही क्रम में रखने का एक महत्वपूर्ण आधार है। धार्मिक प्रतीक भी प्राचीन इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। दोस्तों, जब हमें सिक्कों, मोहरों, मूर्तियों या अभिलेखों पर किसी विशेष देवता, चिन्ह या धार्मिक चिन्ह का चित्र मिलता है तो उससे उस समय की धार्मिक आस्था और मान्यताओं की जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए, कनिष्क के सिक्कों पर विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां अंकित मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि उनके शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता और विविधता मौजूद थी। इसी प्रकार मौर्य काल में अशोक द्वारा धम्मचक्र और सिंह स्तंभ जैसे प्रतीकों का प्रयोग किया गया, जो नैतिकता, शांति और धर्म नीति का संकेत देते हैं। गुप्तकालीन सिक्कों पर भी लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं, जो उस समय की धार्मिक प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं। इन धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से इतिहासकार ये समझ पाते हैं कि किसी शासक की धार्मिक नीति क्या थी, समाज में कौन से धर्म प्रचलित थे और लोगों की आस्था किस दिशा में विकसित हो रही थी। इस प्रकार धार्मिक प्रतीक प्राचीन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन शैली के महत्वपूर्ण प्रमाण है। व्यापारिक संबंध भी प्राचीन भारत के इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार है। दोस्तों, जब किसी क्षेत्र में विदेशी सिक्के, मोहरें, बहुमूल्य पत्थर या अन्य बाहरी वस्तुएं मिलती हैं तो उससे ये संकेत मिलता है कि उस समय व्यापारिक संपर्क केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि दूर दराज के देशों से भी थे। उदाहरण के लिए, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरों और वस्तुओं से ये प्रमाण मिलता है कि उसका व्यापार मेसोपोटामिया क्षेत्र तक फैला हुआ था। इसी प्रकार रोमन सिक्कों का दक्षिण भारत में मिलना ये दर्शाता है कि प्राचीन भारत का समुद्री व्यापार पश्चिमी देशों से भी जुड़ा हुआ था। व्यापारिक मार्गों के माध्यम से केवल वस्तुओं का ही नहीं बल्कि संस्कृति, विचारों और तकनीक का भी आदान प्रदान होता था। इस प्रकार व्यापारिक संबंधों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि प्राचीन भारत आर्थिक रूप से सशक्त था और विश्व के अन्य क्षेत्रों से उसका सक्रिय संपर्क था। ये प्रमाण उस समय की समृद्धि, आर्थिक नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए, कनिष्क के सिक्कों से उसके साम्राज्य और धर्म नीति की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
कनिष्क कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक था, जिसका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत तक फैला हुआ था। उसके सिक्कों पर ग्रीक, ईरानी और भारतीय देवी देवताओं की आकृतियां अंकित मिलती हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उसके शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता थी। कई सिक्कों पर बुद्ध की प्रतिमा भी मिलती है, जो ये दर्शाती है कि कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था और उसने उसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही उसके सिक्कों पर प्रयुक्त भाषा और लिपि से ये पता चलता है कि उसका साम्राज्य विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों से जुड़ा हुआ था। सिक्कों की धातु और गुणवत्ता उसके समय की आर्थिक समृद्धि का संकेत देती है। इस प्रकार कनिष्क के सिक्के केवल मुद्रा नहीं थे, बल्कि वे उसके साम्राज्य की सीमा, धार्मिक नीति और आर्थिक स्थिति के जीवंत ऐतिहासिक प्रमाण हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास केवल कहानियों या लोक कथाओं पर आधारित नहीं है। ये ठोस और प्रमाणिक स्रोतों जैसे साहित्यिक ग्रंथ, अभिलेख, सिक्के और पुरातात्विक अवशेषों पर आधारित है। इतिहासकार इन सभी स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हैं, उनकी तुलना करते हैं और फिर तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। उदाहरण के लिए, अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ प्रशासन की जानकारी देते हैं, अशोक के शिलालेख शासन और धर्म नीति को स्पष्ट करते हैं, जबकि हड़प्पा जैसे स्थलों की खुदाई हमें प्राचीन सभ्यता की जीवन शैली से परिचित कराती है। इन्हीं विभिन्न स्रोतों को जोड़कर हम अपने गौरवशाली अतीत की एक सटीक और प्रामाणिक तस्वीर तैयार कर पाते हैं। यही कारण है कि इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य को समझने की आधारशिला भी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।